गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर आर्यन कुशवाहा। आज का टॉपिक हमारा हेल्थ से रिलेटेड जो है वो हार्निया है। फ्रेंड्स, हमारे कुछ कलीग हैं हमारे साथ में, काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि हार्निया पे एक टॉपिक होना चाहिए। हार्निया एक्चुअली हम सब जिस हिसाब से समझ रहे हैं, जिस हिसाब से मेडिकल साइंस ने इसको डिस्क्राइब किया है, उस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हार्निया है क्या, हार्निया का डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे कैसे रोका जा सकता है और इसको प्रॉपर हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हमारे हार्निया के कई प्रकार होते हैं। हाइटस हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया। हाइटस हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया ये सब बहुत रेयर देखे जाते हैं, बहुत ओकेशनली होते हैं, तो इसलिए उन हार्नियाज़ पे हम फोकस करेंगे। जैसे चाइल्डहुड में हम देखते हैं तो चाइल्डहुड में मोस्टली अम्बिलिकल हार्निया दिख जाता है। तो अम्बिलिकल हार्निया जिस तरह से दिखता है हमें, छोटा बच्चा बेबी, कभी कभी आपने देखा होगा कि अम्बिलिकल हार्निया जो होता है वो उसकी तोंदी का हिस्सा फूल जाता है। तोंदी का हिस्सा जब फूल जाता है तो उसको हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तोंदी का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और इसको कल को ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाती है, उसमें आपको सर्जिकल व्यू लेना नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनिशियल स्टेज पे अगर बच्चा आज इस दुनिया में आया है और 2 4 5 दिन के बाद आपको लगता है कि अम्बिलिकल यानी तोंदी का हिस्सा ऊपर उठ रहा है, तो उसको जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इसको कैसे केयर करनी है, आप उनसे समझ सकते हैं। दूसरा चीज़, वो एज के साथ ऑटोमेटिक डिज़ोल्व भी हो जाती है, ऑटोमेटिक बैठ भी जाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीडियाट्रिशियन सर्जन्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो हमारा इंग्विनल हार्निया होता है। मोस्टली इंग्विनल हार्निया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी जब हम एक नॉर्मल सरफेस है और नॉर्मल सरफेस से कोई उभरा हुआ हिस्सा हमको दिखाई देता है तो उसको हम हार्निया की कैटेगरी में समझते हैं। और यदि हम चल रहे होते हैं, चलने पे उसमें सूजन बढ़ रही है तो वो हार्निया है। और वो यदि ज़्यादा चलने पे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके जो बहुत प्राइमरी स्टेज पे यदि आपको पता चलता है कि ऐसा हो रहा है तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हार्निएशन ना होने पाए। न्यूबॉर्न बेबी में तो बात समझ में आती है कि कैसे हुआ, ये अननोन काज है, बट जब यंग एज में होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कई कारण हैं जिसकी वजह से होता है। एक्सेस वेट जब हम उठा लेते हैं, एक्सेस वेट हम उठाते हैं और उसको लेके चलते हैं तो कहीं हमारा टिश्यू खिंच जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा स्किन मुलायम हो जाती है और हमारा जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो हार्निया डेवलप होने लगता है। तो धीरे धीरे करके इसके इसके जो सबसे स्पेसिफिक है कि बचाव कैसे किया जा सकता है, तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि इस पे सुपाच्य खाना अगर हम लेंगे, यानी जो अभी खाया 4 घंटे 6 घंटे में 8 घंटे में वो पूरी तरह से पच गया, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन पे लोड कम पड़ेगा, टिश्यू में कम प्रेशर पड़ेगा, जिससे टिश्यू का जो क्षय होता है, टिश्यू का जो डिके होता है वो कम होगा और हम उस हार्निएशन पोर्शन से जो बाहर निकल आता है हार्निया, जो इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलने लगता है, उस पार्ट को हम क्षय यानी डैमेज होने से रोक पाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंग्विनल हार्निया बहुत ही काफ़ी पेनफुल होता है। उसके बाद मेल्स की अगर हम बात करें, ये मेल्स में तो जनरली जब हमारा
कभी-कभी ऐसा होता है कि स्क्रोटम इंक्लूडिंग हर्निया हो जाता है। तो स्क्रोटम इंक्लूडिंग हर्निया एक सिचुएशन ऐसी होती है कि स्ट्रांगुलेटेड हर्निया हो जाता है। तो ये सब टेक्निकल हमारे मेडिकल भाषा के पार्ट हैं और इन मेडिकल भाषा के पार्ट्स को समझाने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को तो ऑलरेडी उन्होंने 5 साल 6 साल पढ़ रखा होता है। इस वजह से उन्हें समझाने का बेस नहीं है। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो इन छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें कहीं ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग लिंगर ऑन करते चले जाते हैं। और जब कभी किसी तीसरी समस्या को लेकर चिकित्सक के पास जाते हैं, तब वो साइड में डिस्कस करते हैं कि ऐसा भी प्रॉब्लम उनको होता है। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पेशेंट से गुजारिश है जिनको ये समस्याएं हैं, तो वो इसको लिंगर ऑन ना करते हुए अपने चिकित्सक से मिलते हैं और उनसे बहुत विस्तार से अपनी चीज़ें बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको समय के साथ बहुत अच्छे से इस हार्निया से बचा सकते हैं, अपने आप को उसको डेवलप होने से बचा सकते हैं, और वो जहाँ से निकल रही होती है वहाँ से वो ऑटोमेटिक सबसाइड हो सकती है। यदि आप चिकित्सक की गाइडलाइन पे काम कर लेते हैं तो एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हमने देखी है कि स्ट्रांगुलेटेड हार्निया में तो ये ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि एक सैक होता है नीचे स्क्रोटम के, जिस सैक से जाके वो फंस जाती है और फंसने के बाद में फिर वो ऊपर नहीं चढ़ती हार्निया। लाख कोशिश कर लें फिर भी ऊपर नहीं चढ़ती है और वहाँ पे फिर गैंग्रीन डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ता है। इतना सीवियर पेन होता है कि यकीन मानिए कि जिस भी पेशेंट को इससे गुजरना पड़ा है वही ये बयां कर सकता है, वही ये बता सकता है कि कितना पेन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सुझाव ये है कि हार्निएशन एक टाइपिकली बहुत से प्रकार का हार्निएशन होता है, यानी शरीर के अंदर अलग अलग तरह का हार्निया होता है, जिसको हमने कुछ ब्रीफ भी करने की कोशिश की है। हाइटस हार्निया की अगर हम बात करें तो हाइटस हार्निया हमारे हाइटस बोन होती है, ये इसके ठीक नीचे हार्निया डेवलप हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ खाया है, कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाया है और यहीं पे रखा हुआ है, ये इसके नीचे जा ही नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर आपको लगती है तो आप अपने चिकित्सक से डिस्कस करिए और उसकी प्रॉपर जो भी जांचें हैं उसके अंतर्गत अपनी जांचों को कराएं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखें और यदि ऐसा कुछ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। उसके नीचे अम्बिलिकल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके नीचे हम आते हैं इंग्विनल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंग्विनल हार्नियास होते हैं। उसके नीचे हम आते हैं तो फीमोरल हार्नियास होते हैं, जिसको हम समय के रहते काफ़ी कुछ ट्रीट कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं स्क्रोटम इंक्लूडिंग हार्निया, कभी कभी स्ट्रांगुलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन और इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं हार्निएशन के केसेस में, इंसिजनल हार्निया यानी एक ऑपरेशन आप करा के आए हैं, उसके 2 महीने 3 महीने के बाद उसमें एक ऐसे कीड़े जैसा उभार आने लगता है जो कभी कभी फूल के बहुत बड़ा पार्ट कर लेता है, जो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, जिसको एक समय के बाद आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में इनिशियल स्टेज में जब आपको ऐसा लगे कि कहीं के ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद में उसमें धागे जैसा कोई चीज़ निकल रहा है, या उसका मांस का कोई पीस निकल रहा है, या उसमें से कोई गुब्बारा जैसा निकल रहा है, ऐसा कुछ दिखता है, या पेट में कभी कभी महिलाओं की कंप्लेन आती है कि उन्होंने जच्चे बच्चे का ऑपरेशन कराया, उन्होंने लेप्रोटॉमी कराया, उन्होंने कुछ ऐसा परफोरेशन को ऑपरेट कराया, कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं। तो उस कंडीशन पे जब हमको वो दिखाते हैं कि साहब ऐसा है कि ऑपरेशन तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता नहीं क्या है, घाव के आसपास ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आप अपने चिकित्सक से मिल के इनिशियल स्टेज में भी उसका ट्रीटमेंट है और उसके बाद में फिर नेक्स्ट सर्जरी उसको ऑप्शन होता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है हार्निया के केसेस में। हार्निया के केसेस सर्जिकल व्यू तक ना जाने पाएँ, इसके लिए आपके पास में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
सबसे स्पेसिफिक ये है कि कभी-कभी तो ऐसा देखा है ओबेसिटी के केसेस में मोस्टली हार्निया डेवलप होते हुए देखा है। तो इंसिजनल हार्निया को बहुत जब प्रॉपर तरीके से हम घाव की केयर नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से कभी-कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से लोग 2 दिन में चले गए और उसकी ड्रेसिंग प्रॉपरली ना होने के कारण भी कभी-कभी वुंड लाइन इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से भी हमारी वुंड लाइन पे इन्फेक्ट हो जाने के बाद लेयर वो खुल जाती है, स्टिचेस वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो इसको प्रॉपर केयर के लिए आपको चिकित्सक के गाइडलाइन में रहने की ज़रूरत है। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी ऐसी आती है कि हार्निया से रिलेटेड आपको क्वेरीज करनी है, तो हमारे नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने पिक्स डाल सकते हैं। हमारा नंबर है 73 76 93 66 00 7376 9366 00। और जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उस चैनल पे भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड मिलते हैं, उस पे हम कोशिश करते हैं कि अपना एक-एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करते जाएं और एक कॉमन नॉलेज देते जाएं, जिससे कि जो लोग अननोन होते हैं उससे कि पता नहीं ये क्या है, इसको कैसे हमको मैनेज करना चाहिए। तो इससे हम कोशिश करते हैं कि आपको ब्रीफ नॉलेज मिलता चले। और इसी के साथ आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।